हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ अमित एंड यू आर वाचिंग फिट टेक। दोस्तों वैसे आज मैं आपको बता दूं, मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूं, आप लोगों को वैसे पता ही है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी फ़ोन बाइंग गाइड या फिर मिनिमम क्राइटेरिया एक फ़ोन लेने के लिए। आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन पे लगा दूंगा आपके लिए, आप ज़रूर देख लीजिएगा। पर पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ प्रोसेसर्स के ऊपर। आपको पता होगा मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था आपको कि जो प्रोसेसर होते हैं हमारे, उसके ऊपर एक पूरी कहानी बन जाती है, बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। तो आज मैं आपको स्पेशली 5G प्रोसेसर के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को समझिएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसा प्रोसेसर आपको चाहिए मिनिमम आपको आपके फ़ोन के लिए। तो शुरू करते दोस्तों वैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हर एक कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं। हम लोग एक एक प्रोसेसर को देखेंगे, एक एक प्रोसेसर को समझेंगे, तो उसमें आप मुझे भी बताने में टाइम लग जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको पूरा एकदम अच्छे से समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि प्रोसेसर होता क्या है। वैसे अगर मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है तो मेरा थोड़ा गला सा ख़राब है, आज मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ अच्छे से, पर चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन तो करूँगा ही। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोसेसर होता क्या है। बेसिकली दोस्तों जो प्रोसेसर एक टर्म है जो यूज़ होती है, आपने सुना होगा CPU, एक बेसिक सी टर्म है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों ये जो CPU होता है, इसके अंदर मेन पार्ट जो उसका, CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, और जो ब्रेन है उसका भी ब्रेन होता है और वो होता है प्रोसेसर। तो दोस्तों जो प्रोसेसर होता है वो एक बहुत ही लंबी टर्म है, मतलब वैसे छोटा सा नाम है लेकिन उसका मतलब डीप है बहुत ज़्यादा। उसका मतलब ये है कि वो हर आपके काम को प्रोसेस करता है, जो भी आप उसको टास्क देते हो, चाहे वो आप उसको म्यूज़िक करने के लिए कहते हो, बजाने के लिए कहते हो, चाहे फ़ोटो देखने के लिए, वीडियो चलाने के लिए, गेम खेलने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हो, कोई सेंड कर रहे हो, कुछ अपलोड कर रहे हो, कोई डाउनलोड कर रहे हो, हर तरह के टास्क को करने के लिए सारा का सारा प्रोसेस जो करता है वो प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर ही मेन बेस होता है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हमारी जो डिवाइसेस बनी हुई हैं वो 4G हैं, 5G हैं, 3G है, 2G है या सिंगल G है। तो दोस्तों इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है मेनली प्रोसेसर। तो दोस्तों प्रोसेसर जो होता है वो मैंने आपको बताया कि वो ब्रेन है ऑफ CPU। तो दोस्तों जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर आपको बहुत सारी टर्म्स मिल जाती हैं देखने को, कि हम जैसे नॉर्मली बोल देते हैं कि ये जो प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर है, हेक्सा कोर है, क्वाड कोर है, डुअल कोर है, सिंगल कोर है। तो ये कोर्स क्या होती हैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों। प्लस आपने ये भी टर्म सुनी होगी कि ये 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक किया हुआ है, 2.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक किया हुआ है। तो दोस्तों ये क्लॉक किया हुआ क्या हुआ है, इसको भी आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी दोस्तों बेसिक चीज़ होती है, इसके अंदर अलग अलग यूनिट्स लगे होते हैं। ALU होता है, एल्गोरिदम लॉजिकल यूनिट, एल्गोरिदम लॉजिकल यूनिट। ये मैथमेटिक्स के जो हमारे होते हैं टर्म्स होती हैं, लॉजिकल टर्म्स होती हैं, प्रैक्टिकल टर्म्स होती हैं, उनके लिए यूज़ होता है। तो ये होता है तो प्लस अगली जो चीज़ होती है वो होती है हमारी CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। ये सारा का सारा कंट्रोल करता है कि कौन से यूनिट में कौन सा काम भेजना है। जैसे अभी आपने कोई मैथमेटिकल सम दे दिया उसे करने को, PC को, लैपटॉप को, जो भी आपके पास है, फ़ोन है, टैबलेट है, तो आपने मान लीजिए एक टर्म दे दी कि 4+4 करना है। तो पहले वो कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है देख के कि वो क्वेरी कैसी है, क्या वो मैथमेटिकल है या नहीं है, और अगर है तो वो ALU के पास चल जाती है, नहीं है तो वो नॉर्मल प्रोसेसिंग में चल जाती है। जो भी काम आपने बताया होगा, कॉपिंग, पेस्टिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, कुछ भी, प्ले करना या कुछ भी और, तो आपके लिए यूनिट्स बांटे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर CU उसको कंट्रोल करता है कि आपका जो आपने टास्क दिया है वो कहाँ जाएगा, कौन से यूनिट में जाएगा। तो दोस्तों जो प्रोसेसर होता है मैंने आपको अभी बताया कि वो एक ब्रेन है, तो सारा काम उसका ही है सोचने का कि आपने टास्क दिया है वो कैसे काम होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आपको मैं क्लॉक के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया अभी क्लॉक किया हुआ है, 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक किया हुआ है, 2.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक किया हुआ है। तो ये क्लॉक क्या हुआ है, क्या किया हुआ है मतलब। तो दोस्तों जो क्लॉक किया हुआ मतलब है कि उसकी जो वर्किंग टाइम है वो कितना होगा, यानी कि वो कितना टाइम लेगा एक प्रोसेस को या एक टास्क को कंप्लीट करने में।
तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेसिक सा फंडा है, या आप कह सकते हो बेसिक सी टर्म है कि जब हम एक काम देते हैं प्रोसेसर को करने के लिए तो वो काम करता है मिली सेकेंड्स में। ठीक है दोस्तों, वो काम करता है मिली सेकेंड्स में, यानी कि जब तक 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड में मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा मिली सेकेंड्स होते हैं। तो वो जो काम करता है उस टाइम पे, तो आप सोच के देखिए कि अगर एक काम को करने के लिए वो 2 मिली सेकेंड लेता है तो वो 1 सेकंड का सिर्फ 1/5 पार्ट ले रहा है। तो ये बहुत ही फास्ट होता है इसका प्रोसेस। तो दोस्तों जो हमारा प्रोसेसर होता है वो काम कैसे करता है, पहले मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो दोस्तों प्रोसेसर जो होता है वो मेनली रैम से जुड़ा होता है डायरेक्टली, मेमोरी से डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी मेमोरी होती है, रैम होती है, जो रोम होती है, वो बेसिकली उसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है, उसका जो टाइमिंग होता है वो सेकंड्स में होता है। वो काम करती है सेकंड्स में, प्रोसेसर काम करता है मिली सेकंड्स में। तो उनका जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो डिफरेंस हो जाता है। यानी कि इसका जो काम कर रहा है मेमोरी हमारा, वो काम कर रहा है कि आपको 1 सेकंड में 1 MB की स्पीड भेज रहा है, मतलब 1 MB का कुछ डाटा उसने भेजा। लेकिन प्रोसेसर ने 1 सेकंड नहीं लेना है, प्रोसेसर ने 1 मिली सेकंड लेना है उस काम को प्रोसेस करने में। तो उनका जो टाइम डिफरेंस हो जाता है, टाइम गैप हो जाता है, उसको पूरा करने के लिए बीच में लगाई जाती है रैम। इसीलिए जो प्रोसेसर है वो डायरेक्टली जुड़ा होता है रैम से, और रैम जुड़ी होती है मेमोरी से। इसीलिए हर जगह रैम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रैम जो होती है वो दोनों तरह काम करती है। रोम की तरफ वो सेकंड्स में काम करती है और प्रोसेसर की तरफ वो मिली सेकंड्स में काम करती है। यानी कि रैम जो होती है वो हर टाइम क्लीन रहती है, हम कहते हैं हर टाइम क्लीन रहती है। जब भी हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह काम कर रहा होता है, जो मेमोरी से वो चीज़ें ले रहा होता है, तो कुछ सेकंड लगते हैं उसको मेमोरी से उठाने में कुछ काम, लेकिन वो टास्क उठा के सिर्फ 1 या 2 मिली सेकंड में उठा के फटाफट वो CPU को दे देता है, यानी कि प्रोसेसर को दे देता है, ताकि वो अपना काम आगे पूरा कर सके। जैसे ही उसको वो उसका काम मिल जाता है तो उसके बाद वो जो टास्क होता है वो कोर्स में घूमना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों कोर्स क्या होते हैं, बेसिकली आप समझ लीजिए कि एक कोर जो होता है वो एक तरह से आप कह सकते हो पिलर होता है उसका, जिसके ऊपर वो प्रोसेसर बना होता है। अब दोस्तों पिलर मतलब आप आसान भाषा में समझ लीजिए, हाथ हैं उसके, प्रोसेसर के हाथ होते हैं कोर्स। जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतना ज़्यादा काम उसका फास्ट होगा, सिंपल सी बात है दोस्तों। तो हम आजकल देखते हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर आते हैं। ऑक्टा का मतलब होता है 8 हाथ वाला। आप ऑक्टोपस की एग्जांपल ले सकते हो, ऑक्टोपस से ये वर्ड बना है ऑक्टा। तो दोस्तों ऑक्टोपस मतलब ऑक्टा कोर, और ऑक्टा कोर मतलब 8 हाथ वाला। तो किसी एक मशीन के अगर हम 8 हाथ लगा देते हैं तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वो मल्टीटास्किंग में एकदम बढ़िया रहेगी। जब भी वो उसके हाथ में बहुत सारे काम आएंगे, मान लीजिए आप गेमिंग कर रहे हो, एक साइड में आपने कोई फाइल डाउनलोड पे लगाई हुई है, एक साइड पे आप म्यूज़िक भी चला रहे हो, एक साइड पे आपने कुछ समझ लिए प्रिंट के लिए भी ऑप्शन दी हुई है कि आपने प्रिंट करने के लिए कोई कागज़ दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है। तो सारे काम जो हैं वो उन कोर्स में बट जाएंगे, क्योंकि उसके 8 हाथ हैं, 4 काम हैं। तो हर एक काम को करने के लिए उसके पास 2 कोर अलग से पड़े हुए हैं। तो दोस्तों काम जो है वो जल्दी जल्दी हर एक में हो जाता है। अगर आपके 2 हाथ है तो आप 2 काम इकट्ठे नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा काम जो होता है वो एक हाथ में ही हम लोग ध्यान देते हैं, दूसरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ है कि हम जब एक प्रोसेसर के ऊपर काम करते हैं, मतलब काम देते हैं प्रोसेसर को, तो उसके बहुत सारे हाथ होते हैं, बहुत सारे कोर्स होते हैं, जिस वजह से वो जल्दी काम कर पाता है। तो दोस्तों कोर्स आपको समझ में आ गया होगा। कोर होते हैं उसके बेसिकली पिलर्स या हाथ, जिनसे वो काम करता है, प्रोसेस कर पाता है। अब दोस्तों अब बात आती है ALU की। ALU मैंने आपको बता दिया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अब दोस्तों ये जो यूनिट होता है ये मैथमेटिकल टर्म्स के लिए स्पेशली यूज़ होता है। आपने कोई प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मॉडुलस और भी बहुत सारे टर्म्स होती हैं, इक्वल देन, ग्रेटर देन, और बहुत सारे हमारे सिंबल्स होते हैं मैथमेटिकल्स, जिनको यूज़ करके हम इसमें काम कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सारा काम सिर्फ ALU करता है। अब इसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है इन कामों के लिए, क्योंकि अगर हम नॉर्मल साइड में प्रोसेसिंग करने के लिए बाकी का काम ऐसा काम डाल देंगे तो उसमें क्या होगा, वो कैलकुलेट करने में उसको दिक्कत आएगी, या हम कह सकते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो स्पेशल हैंड्स होते हैं, स्पेशल कोर्स लगे होते हैं, वो लगे होते हैं ALU की साइड, ताकि ALU अपना काम एकदम परफेक्टली कर सके। उसके ऊपर कोई और काम नहीं आता है, सिर्फ प्रैक्टिकल या आप कह सकते हो मैथमेटिकल काम्स, लॉजिकल काम्स आते हैं। दोस्तों अब बारी आती है नॉर्मल प्रोसेसिंग यूनिट की।
नॉर्मल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसके अंदर आप जैसे मैंने आपको बताया था डाउनलोडिंग करनी है, अपलोडिंग करनी है, आपको गेमिंग करनी है, तो वो सारे काम ये हैंडल करता है नॉर्मल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों बेसिकली ये जो प्रोसेसर होता है इसको बनाया जाता है जब, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फैब्रिकेशन करना, प्रोसेस की मतलब कि प्रोसेसर की डिज़ाइनिंग करना। तो दोस्तों जो डिज़ाइन होता है या उसका आर्किटेक्चर हम कह सकते हैं, जो बनाया जाता है वो उसकी जो बनाई जाती है, फैब्रिकेशन की जाती है, उसको हम मेज़र करते हैं स्केल के ऊपर। अब दोस्तों जो बनाया जाता है प्रोसेसर वो बहुत छोटा सा होता है। अभी मैं अगर आपको इतना सा कहूँ तो इतना सा प्रोसेसर होता है आपके स्मार्टफोन के अंदर। तो दोस्तों ये फैब्रिकेशन होती है नैनोमीटर्स के अंदर। अब आपने स्केल में आपने देखा होगा सेंटीमीटर्स होते हैं, उसके नीचे मिलीमीटर्स होते हैं, और मिलीमीटर्स के नीचे नैनोमीटर्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। और दोस्तों जो आजकल 5G प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो 7 नैनोमीटर या फिर 5-6 ऐसे नैनोमीटर पर बन के आ रहे हैं। यानी कि आप सोच के देखिए आपके फ़ोन में इतना सा प्रोसेसर लगा हुआ है, छोटा सा एकदम, और वो कितना ज़्यादा काम करता है, मल्टीटास्किंग। दोस्तों जितना प्रोसेसर छोटा होता है, जितना फैब्रिकेशन उसका छोटा होता है, उसको बनाना उतना ही मुश्किल होता है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपने एक काम करना है, मतलब आपने एक मान लीजिए एक बुक के ऊपर कुछ लिखना है, एक वर्ड लिखना है। अब बड़े बड़े वर्ड लिखने हैं आप आसानी से लिख लोगे, छोटे लिखने हैं आसानी से लिख लोगे, लेकिन थोड़े और छोटे लिखने थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी दिखने में। जगह देखनी पड़ेगी कि भाई इसमें जो है आपका मतलब जगह बच जाएगी साइड में, और आपका सही से दिखना भी चाहिए। और छोटा लिखना है आप थोड़ा और ध्यान से लिखोगे, दिखना भी चाहिए, सही साफ साफ लिखना हो। उसी तरीके से जो फैब्रिकेशन होती है उसमें हम जब बनाया जाता है, मतलब हम मतलब मेरी मत कम मतलब हम मतलब हमारी कंपनीज़ वगैरह जब बनाती हैं तो बहुत ध्यान से बनाती हैं ताकि कोई जो टांका वगैरह वो लगाते इधर उधर हो ना जाए, क्योंकि हल्का सा भी इधर उधर हो गया तो वो सारा सर्किट ख़राब हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों सर्किट बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जो सर्किट बनाए जाते हैं वो इतने हिसाब से बनाए जाते हैं कि उनका जो पूरा आर्किटेक्चर होता है वो ख़राब ना हो और वो प्रोसेसर एकदम वर्किंग के लिए सही से बन जाए। अब दोस्तों जो फैब्रिकेशन होती है वो बहुत ही हाई एंड मशीन्स के थ्रू होती है। पहले जो हमारे प्रोसेसर्स आते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, वो 28 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होते थे। मैंने 28 नैनोमीटर सुना है। अब जो मैंने देखे हैं, मतलब जो हमारे फ़ोन्स में लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं 4G फ़ोन्स के अंदर आते थे 14 नैनोमीटर से नीचे वाले आते थे, 14, 13, 12, 10 ऐसे नैनोमीटर वाले 4G प्रोसेसर आते थे। उससे पहले वाले उससे बड़े होते होंगे, 3G प्रोसेसर होते होंगे। दोस्तों जितने ज़्यादा प्रोसेसर छोटे होते जा रहे हैं वो उतने ज़्यादा कैपेबल हैं, एफिशिएंट हैं आपकी एनर्जी बचाने के लिए। यानी कि जो प्रोसेसर आप यूज़ कर रहे हो अपने फ़ोन में, मेनली डिपेंड करता है कि बैटरी कितनी खाता है। तो एफिशिएंट जितना ज़्यादा होना चाहिए उतनी बैटरी आपकी बचेगी। तो एफिशिएंट कितना होगा, कैसे होगा, वो डिपेंड करता है उसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर। प्रोसेसर जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतनी ही कम बैटरी खाएगा। यानी कि आजकल के 5G प्रोसेसर जो होते हैं वो 7 नैनोमीटर से कम के होते हैं। तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा कम बिजली खाते हैं। यानी कि अगर आप उसमें 5000 या 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी लगा लेते हो तो आपकी बैटरी इसीलिए सारा दिन चल पाती है या सारा दिन से भी ज़्यादा चल पाती है, क्योंकि प्रोसेसर आपका कम खा रहा होता है। अगर आप वहाँ पे बड़ा प्रोसेसर लगा देंगे तो वो ज़्यादा बैटरी खाएगा, उसके लिए वो बड़ी बैटरी भी कम पड़ जाएगी, तो वो पूरा दिन नहीं चल पाएगा। हो सकता है वो आधा दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है वो आपकी यूसेज के हिसाब से 6-7 घंटे में ही ख़त्म हो जाए। तो वो डिपेंड करता है सारा कुछ प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के ऊपर। तो दोस्तों ये आर्किटेक्चर जो बनाया जाता है, मैंने आपको बताया कि हाई एंड मशीन्स के थ्रू बनाया जाता है, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। हर एक कंपनी अपने हिसाब से बनाती है। और दोस्तों अब मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कौन से प्रोसेसर कैसे कंपनीज़ बनाती हैं। और स्पेशली दोस्तों आज मैं जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो है हमारे स्मार्टफ़ोन के प्रोसेसर्स जो कि 5G होंगे, क्योंकि लोगों को ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि आजकल 5G प्रोसेसर कौन सा है, कौन सा फ़ोन 5G है या नहीं है। तो आप प्रोसेसर का नाम पढ़ के ही ये पता कर सकते हो कि वो 5G है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर नहीं होता पर कई बार ऐसा होता है कि लिखा आ जाता है यहाँ पे कि इस फ़ोन में ये प्रोसेसर लगा हुआ है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कि 4G है कि 5G है। तो अगर आपने 5G लेना है तो आप कैसे लोगे जब आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो बेसिकली आपको आज मैं सारे के सारे प्रोसेसर जो 5G हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों हमारे इंडिया के हिसाब से बताने वाला हूँ, क्योंकि
फॉरेन कंट्री में हो सकता है 1-2 कंपनी ज़्यादा हों, लेकिन इंडिया में जो काम करती हैं वो मेनली 4 ही कंपनीज़ हैं जो 5G प्रोसेसर प्रोड्यूस करके हमारे फ़ोन्स में आते हैं। तो दोस्तों पहली कंपनी आती है एप्पल। एप्पल का खुद का अपना वो पिछले साल से लास्ट ईयर से उन्होंने शुरू किया बनाना, और वो है A14 बायोनिक चिप जो 5G है उनकी। और दोस्तों ये काफ़ी पावर एफिशिएंट चिप है। वैसे मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो अगर गीक बेंचमार्क्स या फिर एंथुतू स्कोर्स की बात करूं, वैसे दोस्तों आपको स्कोर्स वगैरह का मतलब बता देता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों स्कोर होते हैं वो चेक करते हैं, जब प्रोसेसर बन रहा होता है तो चेक किया जाता है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है या वो कितना इफेक्टिव वे में काम कर सकता है। अब दोस्तों बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे वो चेक करते हैं कि ये प्रोसेसर आया है जी बन के, अब ये कितने मल्टीटास्किंग को कितनी जल्दी ख़त्म कर सकता है। तो क्लॉक को जो गीगाहर्ट्ज़ मैंने बताए थे आपको, या मिली एम्पर आवर्स की बैटरी को कैसे यूज़ करेंगे, उसकी पावर को कितने पावर एफिशिएंट है, या फिर वो कौन से प्रोसेस को कितना टाइम लगाएंगे और कितने ज़्यादा टास्क वो कितने टाइम में ख़त्म करेंगे। तो अलग अलग कोर्स को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। ये चेक किया जाता है कि उनके ऊपर बेस्ड वो कितनी एफिशिएंसी ले रहे हैं, मतलब उसकी एनर्जी की, या कितना वो काम जल्दी कर रहे हैं, या फिर कितना वो ज़्यादा अच्छा आपको आउटपुट दे रहे हैं, क्योंकि आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आपने कुछ सम ही दे दिया, 2+2 दे दिया, लेकिन उसका आंसर करेक्ट आ ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा उस प्रोसेसर का कि वो फास्टली काम कर रहा है। तो करेक्टनेस मतलब उसकी जो है एकदम एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। तो तीनों चारों चीज़ें काउंट हो जाती हैं उसके अंदर। स्कोर्स बनाए जाते हैं, उनको कुछ आप कह सकते हो परसेंटेज में से नंबर दिए जाते हैं एक प्रोसेसर को। एक समझ लीजिए आप टेस्ट होता है प्रोसेसर का, तो जैसे हमारा टेस्ट होता है नॉर्मली हम क्लासेस में जाते हैं, वैसे ही इनका भी एग्ज़ाम होता है, इनका भी टेस्ट होता है, और उस टेस्ट में से पास होने के बाद इनको नंबर दिए जाते हैं, कुछ स्कोर्स दिए जाते हैं। उन स्कोर्स को इनका कहा जाता है एंथुतू स्कोर्स, या आप कह सकते हो गीक बेंचमार्क्स। ये 2 तरह के अलग अलग होते हैं स्कोर्स। आप इनमें से देख के पता कर सकते हो कि प्रोसेसर जो है वो कितना पावरफुल है। तो दोस्तों जो A14 बायोनिक चिप है एप्पल की, ये दोस्तों लास्ट ईयर उन्होंने खुद बनानी शुरू की है, और आपको ये बेसिकली फ़ोन्स के अंदर सिर्फ 4 ही फ़ोन्स हैं उनके जिनके अंदर आपको मिलेगी, क्योंकि ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है iPhone 12 के लिए, 12 सीरीज़ के लिए। तो दोस्तों जो iPhone 12 सीरीज़ है उसमें 4 ही फ़ोन आते हैं, iPhone 12 मिनी, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max। तो ये 4 ही फ़ोन के अंदर आपको मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलने वाली। अब दोस्तों ये जो चिप है ये काफ़ी पावरफुल चिप है वैसे देखा जाए। अब इसका क्यों रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी जो एंथुतू स्कोर्स निकल के आते हैं, वो निकल के आते हैं 6,01,600 और समथिंग, 500 और समथिंग। दोस्तों ये स्कोर्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ये स्कोर आप समझ लीजिए कि 5 लाख पार किए हुए जो स्कोर्स होते हैं जिस भी प्रोसेसर के, वो बहुत ही हाई एंड प्रोसेसर्स होते हैं, और इसका है 6,01,600 एंड समथिंग। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। इसके आप स्कोर्स वगैरह चेक कर सकते हो ऑनलाइन, आपको मैं बता देता हूँ, नैनो रिव्यू वगैरह कुछ साइट का नाम है, वहाँ पे आप जा सकते हो, हर एक प्रोसेसर का आपको पता चल जाएगा स्कोर वगैरह। तो उसी साइट के ऊपर इसका स्कोर आया हुआ है, और ये आपको कह सकते हो कि वर्ल्ड का फर्स्ट वैसे प्रोसेसर माना जाता है टॉप में, लेकिन अब ये सेकंड पे है इस टाइम। अब वो क्यों है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों वैसे ये फर्स्ट माना जाता है क्योंकि ये लास्ट ईयर अक्टूबर में अनाउंस किया गया था, तो उसके बाद जो है काफ़ी प्रोसेसर आ गए, इसलिए ये 1 पॉइंट पीछे हो गया। तो करंटली जो फर्स्ट पे है उसके बारे में बात करेंगे हम। दोस्तों ये एप्पल के लिए बनाया जाता है, ये सिर्फ एप्पल के आईपैड्स जो 5th जनरेशन के नेक्स्ट जनरेशन वाले आए थे लास्ट ईयर, नहीं 5th नहीं 4th जनरेशन इस बार आने हैं, अनाउंस करने वाले हैं। 4th जनरेशन के लिए उन्होंने बनाया था स्पेशली, प्लस आईफोन की 12 सीरीज़ के लिए। तो ये आपको इसी के अंदर मिलेंगे। अब दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये बेस्ड है 5 nm की फैब्रिकेशन के ऊपर, यानी कि 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन के ऊपर बना हुआ है। तो ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, एफिशिएंसी के मामले में ये काफ़ी आगे है। और दोस्तों आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये कम कोर्स के ऊपर बना प्रोसेसर है, इसीलिए मैंने इसे काफ़ी अच्छा प्रोसेसर कहा। ये टक्कर देने के लिए 8 कोर्स को टक्कर देने के लिए बना हुआ है, जबकि इसके अंदर सिर्फ 6 कोर्स ही लगे हुए हैं। तो ये इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज मैं कहूँगा
कि कोर कम होने के बावजूद भी ये मल्टीटास्किंग काफ़ी अच्छे से कर लेता है। इसकी स्पेशली इस चिप्स की ये खासियत है कि जो हमारा डाटा है हम लोग अपने फ़ोन में रखते हो, उसको मैनेज करने इसको बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। मैनेज करना इसको बहुत अच्छे तरीके से आता है। जैसे आपने बैकग्राउंड में कोई ऐप खोल ली, 1 खोल ली, 10 खोल ली, 20 खोल ली, तो जब आप उस ऐप को थोड़े टाइम बाद खोलोगे तो आपको वहीं पे मिलेगी। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं, 90%। 10% ऐसे चांसेस होते हैं कि वो ऐप शुरू से शुरू हो जाएगी या कुछ और अपलोडिंग वगैरह या लोडिंग शुरू हो जाएगी, अदरवाइज़ वो वहीं से खुलेगा। इसको कहते हैं मैनेजमेंट। अब इसको मैनेजमेंट कैसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपने कोई गेम खेल रहे थे, आपका कुछ स्कोर हो गया था, उसके बाद आपको कोई कॉल आ गया या फिर आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ना था या कुछ को भेजना था, तो आपने बैकग्राउंड में जाके होम बटन दबा के बैकग्राउंड में जाके अपना काम करना शुरू कर दिया, और कुछ देर बाद जब आप दोबारा से गेम खोलोगे तो आपके हिसाब से गेम वहीं पे खुलनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर प्रोसेसर जो आप कह सकते हो थोड़े आउटडेटेड हो चुके हैं या फिर थोड़े से पुराने हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो उनमें क्या होता है कि वो गेम जो है शुरू से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यहीं पे दिक्कत आ जाती है। ऑफलाइन गेम्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ऑनलाइन बस समझिएगा, ऑनलाइन तो आगे आगे बढ़ती रहती है अपने आप ही। तो दोस्तों जो वो गेम है वो वहीं पे स्टार्ट होनी चाहिए। आपका पॉज बटन दबा के आप गए हो तो वहीं पे स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर प्रोसेसर में क्या होता है, वो दोबारा से शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रोसेसर उस गेम को साइड कर देता है कि भैया इसका जो काम अभी नहीं चल रहा है इसे ख़त्म कर दो। लेकिन एप्पल की जो चिप है ये वाली, ये काफ़ी अच्छी है इस मामले में मैनेज करने के लिए, कि वो उसको थोड़ा सा उसका पार्ट रखती है, याद रखती है कि हम यहाँ पर थे, और जैसे ही आप दोबारा स्टार्ट करते हो तो वहीं से क्विकली एकदम स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली दोस्तों ये इसलिए काफ़ी अच्छी है इसकी मैनेजमेंट। 5G तो है ही है, क्योंकि ये लास्ट ईयर अभी आई है, और 12 आपको पता है सीरीज़ 5G ही है। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग इसके गीक बेंचमार्क्स की। तो गीक बेंचमार्क्स में अंदर भी ये काफ़ी अच्छी है। गीक बेंचमार्क्स आपको दिए जाते हैं 3800 और समथिंग, जिसमें से इसके मार्क्स आए थे 1500 एंड समथिंग, या मतलब आप कह सकते हो कि 50% तो नहीं थे, पर काफ़ी अच्छे स्कोर्स आए बाकी प्रोसेसर के मुकाबले। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर सामने निकल के आता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग इसकी, आपको मैंने बता रहा था कि ये अच्छा क्यों है स्पेशली। तो दोस्तों इसके 2-3 रीज़न बेसिकली सामने आते हैं कि ये चिप जो है, मैंने आपको बताया कि ये 4 फ़ोन्स के लिए बनी है। बाकी कंपनियों में क्या होता है कि एक चिप बनाते हो, एंड्रॉयड में स्पेशली, कि एक चिप बनाते हो और वो अलग अलग तरह की कंपनीज़ अलग अलग तरह के अपने फ़ोन्स में यूज़ करती हैं। अलग अलग मॉडल्स होते हैं जिनका जो आर्किटेक्चर अलग बना होता है और फ़ोन का डिज़ाइन अलग होता है, उनमें ऐप्स या फिर आप कह सकते हो यूआईज़ अलग होते हैं, तो प्रोसेसर के ऊपर बोझ ऊपर नीचे चलता रहता है। जबकि यहाँ पर सब कुछ सेम होता है। आपने देखा होगा एप्पल के यूआईज़ सेम होते हैं, उनका आर्किटेक्चर सेम होता है, सिर्फ फ़ोन के साइज़ का या फिर कैमरा वगैरह का फ़र्क पड़ता है, और ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो जिस वजह से क्या होता है कि इनकी जो चिप्स हैं वो इसलिए अच्छी अपना मतलब परफॉर्म कर पाती हैं। अगली चीज़ दोस्तों ये होती है कि ये सिर्फ एप्पल की नहीं बनी है, क्योंकि बाहर की कंपनी को यूज़ करेगी तो उसमें चलती नहीं है। ये बनी iOS को रन करने के लिए है। अगर हम एंड्रॉयड पे रन करने की कोशिश करेंगे तो ये काम ही नहीं करेगी। तो इसलिए ये अपना अच्छा स्कोर कर पाती है, क्योंकि ये बनी ही सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। दोस्तों तीसरी चीज़ आ जाती है कि जो iOS अपना बनाती है एप्पल, उनके पास कॉपीराइट है और वो किसी से और से बनवाते ही नहीं हैं। यानी कि आप अगर चाहो कि iOS किसी और कंपनी का आप लेना चाहो तो आता ही नहीं है, क्योंकि बनाती सिर्फ एप्पल है, उनके पास कॉपीराइट है बेसिकली। तो वो अपना प्रोसेसर बनाते हैं, अपनी चिप बनाते हैं और अपने ही वो ब्रांड के सब ब्रांड के नीचे नीचे वो देते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो कोई और चीज़ जब यूज़ नहीं कर सकता, उस पर कोई और तरह का आप कह सकते हो कि बोझ नहीं पड़ता है, तो प्रोसेसर की जो यूजेज है वो उतनी ही रहती है। क्योंकि आपको दोस्तों पता ही है कि अगर और कंपनी यूज़ करेगी तो उसके काम का ही नहीं है। एंड्रॉयड पे चलेगा नहीं, टाइजन पे चलेगा नहीं, विंडो पे चलेगा नहीं, लिनक्स पे चलेगा नहीं, तो काम ही ख़त्म है, कोई यूज़ क्यों करेगा। दोस्तों चौथा पॉइंट ये आता है कि जो एप्पल होता है उसके अंदर हम ऐप्स, थर्ड पार्टी ऐप्स स्पेशली कम कर पाते हैं। आपको पता होगा कि जो एप्पल के अंदर ऐप्स होती हैं वो बहुत ही आप कह सकते हो फर्निश्ड ऐप्स होती हैं, बहुत ही तरीके से बनाई जाती हैं। थर्ड पार्टी ऐप्स स्पेशली आप कर नहीं सकते। सिक्योरिटी के मामले में वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तो प्रोसेसर के ऊपर बेसिकली कोई बोझ होता ही नहीं है सही ढंग से, तो वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे पाता है सही ढंग से। दोस्तों इसीलिए
जो एप्पल होता है या उसकी चिप्स होती हैं वो अच्छी निकलती हैं। तो यही 4 बेसिक रीज़न्स हैं कि आप अगर एप्पल लेते हो या आपके पास एप्पल है तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस इसीलिए मिल पाती है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड, टाइजन, विंडोज़ या लिनक्स। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग अगली कंपनी की। वैसे अगली कंपनी की बात करने वाला हूँ मैं, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो कंपटीशन चल रहा है उसके हिसाब से आज की डेट में नंबर 1 चिप बन चुकी है बेचने वाली मीडियाटेक। लेकिन जिसके हाई एंड प्रोसेसर हैं एप्पल को टक्कर देते हैं, एप्पल से भी टप जाते हैं, उसको मतलब आप कह दीजिए कि एप्पल से भी ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं, तो वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। अब दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का कैसे काम चलता है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो है वो काफ़ी पुरानी कंपनी है, मतलब इतनी पुरानी नहीं है, आप कह सकते हो कि उसने प्रोसेसर बनाने शुरू किए थे 2007 या 8 में, ऐसे शुरू किए थे। और वो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब फ़ोन के प्रोसेसर वगैरह बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर बना देते हैं वो लोग। और इसमें आपको बहुत ही अच्छे स्कोर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और एप्पल की A14 बायोनिक चिप को भी उन्होंने ही क्रॉस किया हुआ है। उन्हीं के प्रोसेसर जो हैं वो ज़्यादा मल्टीटास्किंग में अच्छे निकले हैं एप्पल की A14 बायोनिक चिप से। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग इस चिप की, तो इनकी सबसे हाई एंड प्रोसेसर कौन से होते हैं और कौन से सबसे लो वाले होते हैं, इनकी सीरीज़ बटी हुई है। इनके प्रोसेसर के अंदर आपको 4 सीरीज़ के अंदर 5G प्रोसेसर मिल जाएंगे। इनकी सीरीज़ बटी हुई है 4, 6, 7 और 8। तो ये 4 सीरीज़ के अंदर आपको प्रोसेसर मिलेंगे जिसके अंदर आपको 5G प्रोसेसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटी वाली सीरीज़ से शुरू करता हूँ, क्योंकि अप से डाउन जाना सही रहेगा। डाउन से मतलब अप से डाउन आना थोड़ा अजीब लगेगा कि हम सबसे बड़ा प्रोसेसर पहले बता रहे हैं, सबसे नीचे वाला बाद में, तो ये गलत रहेगा। तो दोस्तों बेसिकली जो फर्स्ट प्रोसेसर होगा वो होता है इनका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 सीरीज़ में सिर्फ एक ही 5G प्रोसेसर है अभी तक, 480। ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों। ये 4 सीरीज़ इनकी काफ़ी लो सीरीज़ होती है वैसे तो। इसके जो अपने एंथुसियास्ट स्कोर्स वगैरह की बात करूँ तो वो 1 लाख से भी कम आते हैं। लेकिन जो 480 बनाया गया है ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर बनाया गया है। जो 7 या 6 सीरीज़ में 4G प्रोसेसर थे जिनका उनका एंथुसियास्ट स्कोर वगैरह 4 लाख या 3.5 लाख के करीब करीब आता था, ये उनको टक्कर देने के लिए बनाई गई है। अभी अगर आप कहो कि 4 सीरीज़ है इसका 1 लाख से कम है, ऐसा नहीं है। इसका जो एंथुसियास्ट स्कोर आता है वो 4 लाख समथिंग का आता है, मतलब काफ़ी अच्छी इसकी चिप की क्वालिटी है। 5G के मामले में ये काफ़ी आगे है, क्योंकि ये आप कह सकते हो ऐसे फ़ोन के लिए बनाया गया है जो 10,000 के नीचे आने वाले हैं। तो जो भी फ़ोन 10,000 के नीचे आएंगे वो इस प्रोसेसर के ऊपर आ सकते हैं। अब दोस्तों बेसिकली हम बात करते हैं इस प्रोसेसर की फैब्रिकेशन की, तो आपको मैं फैब्रिकेशन के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा मुझे देखना भी पड़ेगा बीच बीच में। तो दोस्तों बेसिकली इसकी जो फैब्रिकेशन वगैरह हुई है वो आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है। आप कह सकते हो कि इसका जो फ़ोन का आर्किटेक्चर है वो बहुत ही तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अभी आप समझना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि ऑक्टा कोर्स ही आते हैं इसके अंदर भी, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर 6 कोर्स आते हैं या 4 कोर्स आते हैं, इसके अंदर भी ऑक्टा कोर्स ही आते हैं। लो एंड का मतलब ये नहीं होता कि उसमें चीज़ नहीं है। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है दोस्तों, टक्कर देने के लिए बनाया गया है। और इसके अंदर जो आपको 5G के हर तरह के आपको मिल जाएंगे बैंड्स। अब बैंड्स आपको पता ही होंगे दोस्तों कि 5G जो है वो बैंड्स के ऊपर काम करता है अलग अलग। 4G भी ऐसे ही काम करता था, 5G भी ऐसे ही काम करेगा। तो दोस्तों जो इनका ये 4 सीरीज़ का 480 प्रोसेसर है, उसके स्कोर के बारे में मैंने आपको बताया कि 4 लाख के करीब करीब स्कोर आते हैं, मतलब 4 लाख टप ही जाते हैं, नीचे नहीं रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसकी फैब्रिकेशन वगैरह की बात करूँ तो इसके अंदर 1 मिनट में आपको बता देता हूँ देख के। तो दोस्तों इसकी जो फैब्रिकेशन है वो बहुत अच्छी है। इसकी फैब्रिकेशन बनी हुई है 8 nm के ऊपर, यानी कि 8 नैनोमीटर के ऊपर, तो जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पावर एफिशिएंसी के मामले में 4 सीरीज़ का प्रोसेसर अच्छा नहीं होता है, जबकि ये जो 5G प्रोसेसर निकाला गया है ये काफ़ी अच्छा है। तो ये मुझे अच्छा लगा इनका प्रोसेसर। और दोस्तों बेसिक चीज़ ये है कि 4 सीरीज़ के जो प्रोसेसर होते हैं वो फुल HD को ही सपोर्ट करते हैं, फुल HD प्लस या उससे ज़्यादा को सपोर्ट नहीं करते, जबकि ये प्रोसेसर स्पेशल प्रोसेसर है। ये 4 आपकी जो है 80p से भी टप जाता है, यानी कि आप कह सकते हो कि फुल HD प्लस से भी ज़्यादा का स्कोर ये कर पाता है, मतलब रिकॉर्ड कर पाता है, आपको दिखा पाता है, डिस्प्ले कर पाता है। तो दोस्तों इस प्रोसेसर के अंदर आपको मैक्सिमम जो कैमरास मिल पाते हैं वो फ्रंट की बात करें
तो 13 मेगापिक्सल का आप मैक्सिमम कैमरा इसके अंदर लगा आ सकता है। यानी कि इस प्रोसेसर के ऊपर जो भी फ़ोन आएगा मैक्सिमम उसमें आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा मिल जाएगा। और रियर साइड की बात करूँ तो इसमें मैक्सिमम सिंगल कैमरा की बात करूँ तो 25 मेगापिक्सल का लग सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और अगर मैं एप्पल की बात करूँ, मैं भूल गया आपको बताना, ये 14 बायोनिक चिप के अंदर, उसके अंदर सिर्फ 12 मेगापिक्सल का ही सपोर्ट करता है, उससे ज़्यादा का सपोर्ट करता ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने 12 मेगापिक्सल के अलग अलग लगा रखे हैं। बाकी दोस्तों ये जो प्रोसेसर है वो LPDDR4 के ऊपर काम करता है। ये इसकी रैम टाइप है जो काफ़ी अच्छी प्रोसेस करती है आपके डाटा को। तो इसकी जो स्पीड वगैरह की बात करूँ तो दोस्तों डाउनलोडिंग स्पीड इसकी 2.5 गीगाबिट्स की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। क्योंकि आप नॉर्मली डाउनलोड करते हो तो आपको पता ही है, अगर बहुत ज़्यादा हाई एंड पे भी आपका फ़ोन चल रहा है, अच्छी मतलब उसको नेटवर्क मिल रहा है, तो भी आपने देखा होगा कि मैक्सिमम, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि आपकी स्पीड जो है वो बड़ी मुश्किल से आप कह सकते हो 4 Mbps की देगी या 5 Mbps की देगी, उससे ज़्यादा देती नहीं है। बाकी दोस्तों इसकी जो अपलोडिंग स्पीड की बात करूं तो वो मैक्सिमम जाती है 210 Mbps की। तो ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छी स्पीड है। मतलब मैं जब वीडियो वगैरह अपलोड करता हूं तो मुझे खुद को बड़ी मुश्किल से 3 Mbps की स्पीड मिल पाती है, और यहाँ पर आपको 210 Mbps की स्पीड मिलने वाली है, जो कि काफ़ी सही रहेगी मेरे हिसाब से। बाकी दोस्तों इसके अंदर मैं बात करूँ कि इस प्रोसेसर के अंदर आपको कैसा ब्लूटूथ मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, तो दोस्तों लेटेस्ट प्रोसेसर है, इसमें आपको लेटेस्ट चीज़ें मिल सकती हैं, सारी सपोर्टिव है। तो दोस्तों इनकी 4 सीरीज़ के अंदर सिर्फ यही प्रोसेसर है, इसके अलावा कोई भी इनका प्रोसेसर 5G है ही नहीं है, बाकी सारे के सारे प्रोसेसर 4G हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये मुझे अच्छा लगा प्रोसेसर, क्योंकि लो एंड फ़ोन के लिए 5G आना अच्छी बात है, ज़रूरी भी है। और वैसे भी अभी 5G रोल आउट नहीं हुआ इंडिया में, और उससे पहले ही अगर 10,000 से नीचे हमें फ़ोन मिल जाते हैं तो कोई भी नॉर्मल इंसान ले पाएगा। ये एक अच्छी चीज़ होगी, एक अच्छी पहल होगी मैं कहूँगा, क्योंकि अगर हम लोग फ़ोन ले ही नहीं पाएंगे तो 5G आने का फ़ायदा क्या है। तो अगर 5G आएगा, उससे पहले सबके पास 5G फ़ोन होंगे तो सभी यूज़ कर पाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ निकाली गई है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इनकी 6 सीरीज़ की। दोस्तों 6 सीरीज़ में भी एक ही 5G प्रोसेसर इनके पास है अभी करंटली, और वो है 690। दोस्तों ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। वैसे मैं आपको भी बता देता हूँ, इसके ऊपर अभी तक कोई भी फ़ोन निकल के नहीं सामने आया है, यानी कि मार्केट में इस प्रोसेसर के ऊपर कोई भी फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ है अभी। तो इसके बारे में अभी मैं क्या कोई भी आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाएगा। वैसे दोस्तों मैं जितना आपको पेपर वर्क के ऊपर लिखा आता है उसके हिसाब से बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो प्रोसेसर है वो भी 8nm यानी कि 8 नैनोमीटर की प्रोसेसिंग के ऊपर, फैब्रिकेशन के ऊपर बना हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों। इसके अंदर भी 8 कोर्स लगे हुए हैं, तो आपका जो मल्टी टास्किंग वाला काम है वो सारा कुछ एकदम अच्छे से हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी फुल HD+ HDR10 का सपोर्ट और सारे सपोर्ट्स वगैरह हैं। उसके अंदर HDR10 का नहीं था 4 के अंदर, लेकिन इसके अंदर है। तो ये एक अच्छी चीज़ निकल के सामने आ रही है दोस्तों बेसिकली इसके बात करूँ कैमरास की, तो 16 मेगापिक्सल इसका फ्रंट में मैक्सिमम ये सपोर्ट कर पाएगा, और बैक साइड में ये 100+ को सपोर्ट कर सकता है, यानी कि 108 मेगापिक्सल आजकल कैमरा आते हैं तो इसको सपोर्ट कर पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ सामने निकल के आ रही है दोस्तों। अब बाकी देखते हैं, कोई फ़ोन आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो दोस्तों ये भी LPDDR4X को ही सपोर्ट करता है, काफ़ी अच्छी रैम टाइप है। पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर 5 हो तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो 5 होती है उसको हाई एंड प्रोसेसर चाहिए होते हैं। तो ये जो है मिड रेंज प्रोसेसर्स हैं, ये उससे लो वाले हैं, तो इन पे इसीलिए सपोर्ट नहीं करता है। तो बेसिकली दोस्तों आपको मैं इसकी अगर डाउनलोडिंग स्पीड की बात करूं तो इसके अंदर भी आपको 2.5 गीगाबिट्स की या गीगाबाइट्स की आपको स्पीड मिल जाएगी। तो ये अगेन बहुत ही अच्छी स्पीड है। इतनी स्पीड अगर सच में मिलने लगे तो आप खुद सोच सकते हो क्या होगा। सारा काम एकदम 1 सेकंड में हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसकी अपलोडिंग स्पीड की बात करूँ तो वो भी सेम है 210 मेगाबाइट्स की। तो अच्छी स्पीड है दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंगली इतनी स्पीड मिलती नहीं है। बाकी देखते हैं जैसे 5G रोल आउट होगा क्या इतनी स्पीड मिल पाती है या नहीं। वैसे दोस्तों 5G के ऊपर भी मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ बनाने की, आपको बताऊँ कि 5G कैसे वर्क करेगा। पर चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी पहले इस
को पूरा करते हैं। तो दोस्तों इसकी जो कनेक्टिविटी है वो उससे थोड़ी फास्ट है, क्योंकि ये आपको पता है 6 सीरीज़ का प्रोसेसर है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये उससे बड़ा प्रोसेसर है। इसके जो स्कोर्स आते हैं वो 5 लाख प्लस आते हैं, तो उससे 1 लाख ज़्यादा प्रोसेसर के इसके स्कोर्स हैं। तो ये जो पुराने वाले 8 सीरीज़ के आप कह सकते हो हाई एंड प्रोसेसर थे उसको क्रॉस करता है। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है। इसके ऊपर कोई फ़ोन निकल के आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की 7 सीरीज़ की। ये दोस्तों आप कह सकते हो एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर आपको फ़ोन मिल जाएंगे 25 या 20,000 से प्लस वाले, क्योंकि जो 6 सीरीज़ है वो स्पेशली बनाई जाती है 20,000 से लेके मतलब नीचे वाले फ़ोन्स, और जो 4 सीरीज़ बनाई जाती है वो बनाई जाती है स्पेशली 10,000 से नीचे वाले फ़ोन के लिए, और जो 7 सीरीज़ बनाई जाती है वो बनाई जाती है स्पेशली आप कह लीजिए 30,000 से नीचे वाले फ़ोन के लिए। तो बेसिकली हम देखेंगे इसमें भी कि क्या कुछ कैसे होता है। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो सीरीज़ हैं 7 सीरीज़ और 8 सीरीज़ इनमें काफ़ी ज़्यादा 5G प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों बेसिकली अभी जो करंटली चल रहे हैं 5G के अंदर, सबसे पहला आया था इनका 750G। ये एकदम स्टार्टिंग वाला प्रोसेसर है 7 सीरीज़ में। तो प्रोसेसर के अंदर कोई कमी नहीं है दोस्तों। प्रोसेसर हर अच्छा प्रोसेसर होता है, लेकिन डिपेंड करता है उसकी सीरीज़ के अंदर कौन सी सीरीज़ में वो आया है। तो ये आप कह सकते हो कि 5 लाख प्लस का ही स्कोर देगा, लेकिन 6 वाले से ज़्यादा स्कोर देगा। दोस्तों इसके अंदर भी 8 कोर्स लगे हुए हैं और सेम एज इट इज़ HD प्लस, फुल HD प्लस, HDR10 का सपोर्ट वगैरह सारे मिल जाएंगे आपको। दोस्तों इसके अंदर जो आपका कैमरा है वो फ्रंट में इसको 32 मेगापिक्सल को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे दोस्तों यही फ़र्क आ जाता है कि जितना ज़्यादा बड़ा प्रोसेसर होगा वो उतनी ज़्यादा हमारे कैमरा को सपोर्ट कर पाएगा। और रियर की बात करूँ तो वो 100 प्लस, वही सेम एज इट इज़। अब दोस्तों इसकी अगर हम अपलोडिंग या डाउनलोडिंग की स्पीड की बात करें तो इसमें अभी प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ तो 300 प्लस की स्पीड मिल जाती है। आपको मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी 300 प्लस स्पीड मिल जाती है डाउनलोडिंग में। और अपलोडिंग की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर आपको 210 मेगापिक्सल की 210 मेगाबाइट्स की स्पीड मिल जाती है डाउनलोडिंग में, अपलोडिंग में। दोस्तों अपलोडिंग की तो सेम है, लेकिन डाउनलोडिंग की थोड़ी ज़्यादा हो गई। पर बेसिक चीज़ बताऊँ दोस्तों आपको मैं, वो ये है कि जितना ज़्यादा बड़ा प्रोसेसर होगा स्पीड में तो फ़र्क आएगा ही, क्योंकि उसमें अंदर आपको बैंड्स उतने ज़्यादा मिलते जाएंगे, उतने ज़्यादा बैंड्स आते जाएंगे, तो आपका जो प्रोसेसर है वो हाई बैंड को या कि हाई आप कह सकते हो नेटवर्क को कनेक्ट करवाएगा। और जितना ज़्यादा हाई कनेक्ट कर पाएगा वो उतनी ज़्यादा उसको अच्छा नेटवर्क मिलेगा, और उतनी ज़्यादा अच्छा नेटवर्क मिल गया तो एक बार उसका सारा का सारा सर्कल चढ़ पड़ जाता है। तो सारा का सारा सर्कल जब चल गया तो फिर दोस्तों को बात बचती ही नहीं है, एकदम सही काम हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके अगले प्रोसेसर की। तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा 765। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, और इसका एक भाई भी है। जी हाँ दोस्तों, इसका एक भाई भी है 765G। अब दोस्तों ये जो दो प्रोसेसर्स हैं बेसिकली वैसे ही ये सेम ही है, इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ बेसिक जो फ़र्क आता है वो आता है इनके कैमरास के अंदर, या फिर हम थोड़ी सी डाउनलोडिंग स्पीड के अंदर कह सकते हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। दोस्तों ये वाले जो प्रोसेसर हैं दोनों के दोनों वो 7nm के ऊपर बने हुए हैं, यानी कि फैब्रिकेशन इनकी बनी हुई है, बेस्ड है। तो 7 नैनोमीटर काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट आ जाते हैं। ये मतलब आप कह लो कि अगर हम साल 1.5 साल पहले की बात करें और 7nm, तो दोस्तों ये माना जाता था कि ये 50,000 से नीचे के फ़ोन्स में नहीं आते थे। लेकिन आज की डेट में देखिए आपको 25,000 के नीचे फ़ोन मिल जाएंगे जो 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन के ऊपर बेस्ड प्रोसेसर आपको मिल जाते हैं फ़ोन्स के अंदर। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेसर आपको, इतना पावरफुल प्रोसेसर इतने कम बजट में मिल जाता है, तो आप काफ़ी अच्छा प्रोसेस कर सकते हो इस प्रोसेसर की हेल्प से। वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस प्रोसेसर के अंदर के साथ साथ इससे एक बड़ा प्रोसेसर भी है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वो ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, और वो बना हुआ है अगेन
7 नैनोमीटर की स्पीड के ऊपर फैब्रिकेशन के ऊपर, और वो है 768G। ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक फ़ोन आया था, हाँ मेरे को याद है दोस्तों, वो आया था iQOO Z3 या Z3 भी कहते हैं। वो फ़ोन इस प्रोसेसर के ऊपर आया था, और आपको बताऊं दोस्तों उस फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छे वो मतलब टास्किंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, मल्टीटास्किंग के लिए स्पेशली वो बहुत ही बढ़िया फ़ोन है दोस्तों। एंड्रॉयड के अंदर आपको 20,000 के नीचे वो सबसे मैं कहूँगा बेस्ट फ़ोन है। एक तो नया, ऊपर से उसके अंदर 5G, ऊपर से 768G, क्योंकि ये पहली बार उसमें यूज़ किया गया, पहला प्रोसेसर है ये उसके लिए। प्लस दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये बना हुआ है 7nm की चिप के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया पावर एफिशिएंट है, एनर्जी आपकी सेव करेगा ही करेगा। प्लस दोस्तों ये प्रोसेसर जो है वो काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग भी करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो वाले जो पिछले प्रोसेसर थे वो इमेज क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये प्रोसेसर जब थोड़े से और बड़े होते हैं ये वीडियो क्वालिटी में भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊँ, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं अभी इस टाइम फ़ोन को लो क्वालिटी के ऊपर करके वीडियो बना रहा हूँ। जब भी मैं इसको एडिटिंग करूँगा तो ये अपने आप हाई हो जाएगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी लो पे करने के बावजूद भी इतनी अच्छी आती है कि अगर जब मैं हाई पे कर दूँगा तो आप सोच सकते हो कि वो कितनी क्लियरिटी आएगी। तो दोस्तों उसी तरीके से ये प्रोसेसर भी बना हुआ है जो ये फ़ोन में भी आया है, तो बहुत अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों। बाकी दोस्तों ये प्रोसेसर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये दोस्तों बिल्कुल एकदम हाई एंड है, एकदम बढ़िया मिल जाएगा आपको। यूएसएफ आपको मिल जाएगी 3.1। ये मतलब उसकी रोम टाइप होती है कि कैसी स्टोरेज टाइप आप यूज़ कर सकते हो, और ये सबसे बेस्ट है इस टाइम पे करंटली। इसके आगे आने वाली हैं और ज़्यादा काम चल रहा है। बाकी दोस्तों अगर मैं आपको बात करूँ इसके और ज़्यादा प्रोसेसर के बारे में, तो आपको मिल जाएगा 778G। ये दोस्तों काफ़ी हाई एंड प्रोसेसर है। मैंने इसको अभी तक शायद किसी फ़ोन में नहीं देखा है जो मेरे नॉलेज में है, हो सकता है हो कोई, पर मेरे नॉलेज में नहीं है। और ये 6nm यानी कि 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस बना हुआ है। और दोस्तों ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाई एंड प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की जो स्पीड वगैरह है तो आप समझ ही सकते हो, बाकी प्रोसेसर से काफ़ी अच्छी होगी। स्पीड के बारे में बात नहीं करते दोस्तों। और इसके अंदर आपको HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों। HDR जो है आजकल आपको हाई एंड फ़ोन्स में देखने को मिलता है HDR10, और HDR10+ का सपोर्ट है इसके अंदर। तो यानी कि अपकमिंग फ्यूचर जो आपकी टेक्नोलॉजी आने वाली है या अपडेट्स आने वाले हैं आपके फ़ोन्स के अंदर, उनके अंदर ये वाला आने वाला है, और वो इसके अंदर पहले से ही सपोर्ट करता है। दोस्तों ये वाला जो प्रोसेसर है, ये वाला प्रोसेसर आपको काफ़ी अच्छी क्लियरिटी तो देगा ही देगा, साथ में वीडियो जो है इसकी एकदम हाई एंड होने वाली है। दोस्तों एक चीज़ मेरे को इसमें थोड़ी सी कमी लगी, और वो लगी LPDDR4X। तो ये जो है मैंने आपको बताया कि अगर 5 होती तो और अच्छा रहता, तो ये एक पॉइंट नीचे है। वो क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। वो इसलिए है क्योंकि अगर 8 सीरीज़ के प्रोसेसर की बात करें तो वो सारे के सारे 5 पे काम करते हैं, 4 पे नहीं काम करते। और अगर हम 7 को भी 5 पे डाल देंगे तो फिर 8 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 8 को टक्कर दे सकते हैं। फिर 8 सीरीज़ बाहर हो जाएगी, कॉलकॉम बैठ के देखेगा। तो दोस्तों यही चीज़ है बेसिकली, और बाकी सब कुछ एकदम हाई एंड प्रोसेसर इसमें सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम वो लोग इसके अगले प्रोसेसर की। तो इसके अंदर अगला प्रोसेसर आता है 780G। दोस्तों ये वाला जो प्रोसेसर है ये 5 नैनोमीटर यानी कि 5nm के ऊपर बना हुआ है, फैब्रिकेशन इनकी बेस है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। और आज की डेट में आपको बताऊं 5nm से ज़्यादा कम का प्रोसेसर अभी तक नहीं अवेलेबल है मार्केट में। इसके ऊपर काम चल रहा है। इंटेल जैसी कंपनियां कुछ टाई अप किया हुआ है उन्होंने ये अलग और कंपनियों के साथ, और वो 4nm के ऊपर काम कर रही हैं। पर बेसिकली दोस्तों आपको सही बताऊं अभी करंटली 5 बहुत ही हाई एंड है। इससे ज़्यादा अगर हम नीचे जाते हैं तो प्रोसेसर बनाने में दिक्कत तो आएगी ही आएगी, प्लस उसका जो रेंज होगी वो 10 लाख प्लस का स्कोर देने वाली होगी। तो मेरे हिसाब से अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग करंटली लेते ही नहीं है इतना ज़्यादा हाई एंड प्रोसेसर। पर अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हो।
कोई मना थोड़ी कर रहा है दोस्तों इसके अंदर भी HDR10+ का सपोर्ट आपको मिलेगा क्योंकि उससे बड़ा है। और इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको अगर मैं बात करूँ इसकी कनेक्टिविटी की, तो इसके अंदर भी आपको सारे के सारे वैसे सपोर्ट मिल जाएंगी, ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई 6 और जो लेटेस्ट जो भी चीज़ें आएंगी सारा कुछ। डुअल 4G वगैरह आते हैं, आपको पता होगा। एक 4G होता है, एक 4G वोल्ट होता है। दोस्तों जो 4G होता है वो सिंपल 4G जो हम यूज़ करते हैं, और जो 4G वोल्ट होता है, कहीं आपने देखा होगा, आपने फ़ोन में 4G प्लस का साइन आ जाता है, 4G लाइट वोल्ट प्लस जो भी आ जाता है, तो वो जो होता है वो 4G लाइट होता है। LTE कहते हैं उसे, LITE नहीं कहते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये चीज़ इसके ऊपर काम करती है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं सबसे बड़ी सीरीज़ इनकी। मुझे लगता है दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इन प्रोसेसर के बताने के बाद अगर मुझे लगा कि वीडियो थोड़ी और ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं आज कट कर दूँगा, फिर किस दिन मैं आपको जो बची हुई कंपनियों के प्रोसेसर होंगे वो बताऊँगा, क्योंकि इनके ऊपर मैंने आपको बताया था पहले कि बहुत लंबी कहानी बन जाती है। तो दोस्तों 8nm की चिप के ऊपर बात करूँ तो सबसे शुरुआत में जो आता है वो 865 आता है। 865 जो प्रोसेसर है इनका, वो सबसे पहला प्रोसेसर है 5G प्रोसेसर 8 सीरीज़ के अंदर। और दोस्तों ये जो सारे के सारे प्रोसेसर हैं 8 सीरीज़ के अंदर, सिर्फ एक प्रोसेसर को छोड़ के बाकी सारे प्रोसेसर 7nm के ऊपर बेस्ड हैं। यानी कि आप 865 ले लो, 865 प्लस ले लो, ये उसका बड़ा भाई है, या फिर 870, ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों। सारे के सारे 7nm के ऊपर बेस्ड हैं, यानी कि 7 नैनोमीटर के ऊपर बने हुए हैं। और दोस्तों इन प्रोसेसर के अंदर आपको सभी के अंदर बहुत ही अच्छे आपको डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड वगैरह मिल जाएगी। और कोर्स दोस्तों इनके बड़े अच्छे तरीके से बांटे होते हैं। 8 कोर्स हैं तो इसके अंदर बांटे होते हैं। पहला कोर फर्स्ट, दूसरे नंबर पे आते हैं 3 कोर, तीसरे नंबर पे आते हैं 4 कोर्स। यानी कि इनके हाथों को अलग अलग बांट के रखा होता है, ताकि जितना ज़्यादा टास्क बड़ा आ जाए वो उतने टास्क को अपने हिसाब से कर पाएँ। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाएंगे LPDDR5, ये सबसे हाई एंड रैम की फॉर्मेट या आप टाइप कह सकते हो। तो ये मुझे बड़ी पसंद है दोस्तों, क्योंकि ये सबसे अच्छी है, हाई एंड है। इसके अंदर आप कोई भी काम करते हो उसको मिली सेकंड से भी कम लगते हैं, मैं तो कहता हूँ। वैसे मिली सेकंड से लगते हैं, पर मैं मानता हूँ मिली सेकंड से कम लगते हैं आपको। और दोस्तों इनके अंदर आपको 5G के अंदर काफ़ी अच्छी डाउनलोडिंग स्पीड वगैरह मिल जाती है। इसके अंदर आपको मिल जाती है 7.5 GB की, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पीड है। मतलब अब पहले हम बात कर रहे थे 2.5 GB की, फिर 3 GB की, या फिर आगे 7 सीरीज़ में 3.5 या 4 GB की, और इनमें 7.5 GB, द बेस्ट डाउनलोडिंग स्पीड। और दोस्तों अपलोडिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाती है 3 GB की अपलोडिंग स्पीड। दोस्तों ये सच में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 3 GB की अपलोडिंग स्पीड है, इतनी तो हमारे डाउनलोडिंग में नहीं होती। तो 5G इतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड देने वाला है दोस्तों अगर मैं इनकी बात करूं कनेक्टिविटी की, तो सभी प्रोसेसर में लगभग सभी कनेक्टिविटी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। लेकिन जो 865 है वो सिर्फ 5.1 ब्लूटूथ के ऊपर काम करता है। अदरवाइज़ अगर मैं 865 प्लस की बात करूं तो वो 5.2 के ऊपर काम करता है। लेकिन हाँ दोस्तों, जो 870 है वो भी 5.1 के ऊपर ही काम करता है ब्लूटूथ। वाईफाई की बात करूँ तो वाईफाई 6 का सबके ऊपर सपोर्ट है, आप आराम से चला पाओगे। और दोस्तों ये सारे के सारे प्रोसेसर बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और 870 तो रिसेंटली ही उन्होंने लॉन्च किया था, शायद लास्ट मंथ, यानी कि मई में तो शायद नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार दिखा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से मई या अप्रैल में ही लॉन्च हुआ है वो। और उसके ऊपर आपको फ़ोन मिल जाएगा MI 11X, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों। और अब बात करते हैं दोस्तों हम इनकी सीरीज़ का सबसे लास्ट, सबसे बेस्ट और वर्ल्ड का टॉप मोस्ट हाई एंड प्रोसेसर। तो दोस्तों वर्ल्ड का टॉप मोस्ट हाई एंड प्रोसेसर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो उनका नाम है, उनका यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई एंड प्रोसेसर है और इससे ज़्यादा बड़ा प्रोसेसर बना ही नहीं अभी तक। तो दोस्तों ये प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। दोस्तों ये सबसे हाई एंड प्रोसेसर है दुनिया का अभी तक का। और इसी प्रोसेसर ने एप्पल की A14 बायोनिक चिप को भी पीछे छोड़ दिया।
क्योंकि इसके जो स्कोर्स हैं, स्कोर की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हाई एंड है, तो इसके स्कोर्स जो निकल के आए थे सामने वो आए थे 7,10,000 से भी ज़्यादा। मतलब उसमें आपको मैं बोल रहा था 6,01,000 और इसमें 7,10,000। दोस्तों आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा अच्छे स्कोर्स हैं। तो दोस्तों ये बना हुआ है 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन के ऊपर, सेम एज़ इट इज़ जैसे एप्पल की A14 बायोनिक चिप बनी हुई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, पावर एफिशिएंसी के मामले में बहुत ही सही है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ऊपर इसके कोर्स के बनावट की। तो दोस्तों इसके कोर्स जो हैं वो भी बटे हुए हैं अलग अलग 3 कैटेगरीज में, कोर, सिंगल कोर और फिर ट्रिपल और फिर क्वाड। ये टोटल मिला के हो गए 8 कोर्स। और दोस्तों ये जो हाई एंड प्रोसेसर है ये भी LPDDR5 के ऊपर काम करता है, जो कि सबसे हाई एंड रैम टाइप है, प्रोसेसर हाई एंड है, और UFS 3.1 के ऊपर काम करता है, जो कि सबसे हाई एंड आप कह सकते हो रोम की फॉर्मेट है। तो ये सबसे अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों। अब बात करते हैं हम इसके अपलोडिंग या डाउनलोडिंग स्पीड की। तो इसके अंदर भी आपको 7.5 GB की डाउनलोडिंग स्पीड और मैक्सिमम आपको मिल जाएगी 3 GB की अपलोडिंग स्पीड। अगेन दोस्तों बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बता देता हूँ ये ऑन पेपर है, जब हम यूज़ करते हैं फ़ोन को तो वो थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा क्या काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है, वो एकदम अपना टॉप परफॉर्मेंस दिखाता है करके। जैसे आप समझ लीजिए कि आपने किसी गाड़ी के इंजन को टेस्ट किया, अब जब आप अकेले बैठ के चला रहे हो तो आपको स्पीड अलग मिलती है, जब आप 2-4 जाने बैठते हो तो उसकी स्पीड थोड़ा अफेक्ट पड़ता है उसके शॉकर्स पर, उसके इंजन के ऊपर, इसीलिए इफेक्ट पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर अब जो स्ट्रेस पड़ गया, बोझ पड़ गया। दोस्तों उसी तरीके से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों ये प्रोसेसर जो है आपको काफ़ी सारे फ़ोन्स में मिल जाएगा, 50,000 से अब वाले फ़ोन्स में भी हैं, और ये मेरे को बड़ी हैरानी हुई जब पिछले मंथ 40,000 से लेस वाले फ़ोन्स में भी ये प्रोसेसर आने लगा। अब दोस्तों कंपनी ने पता नहीं देखिए आप कितना घाटा सहा होगा, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोसेसर, इतना महंगा प्रोसेसर 40,000 के नीचे लेके आए हैं। वैसे घाटा तो नहीं हुआ होगा, घाटा कहना गलत है, क्योंकि लेके आए हैं तो कुछ ना कुछ तो कमाया होगा ही। तो दोस्तों इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई 6 सब कुछ एकदम टॉप एंड बेस्ट सब कुछ सपोर्ट करता है। और दोस्तों ये प्रोसेसर जो आया है, ये प्रोसेसर दिसंबर 2020 में अनाउंस किया गया था, और 30 और 31 को Mi 11 Xiaomi का आया था, और उसके अंदर पहली बार ये प्रोसेसर डाला गया था। और दोस्तों वो फ़ोन सबसे हाई एंड फ़ोन था, लेकिन आज की डेट में Mi 11 अल्ट्रा द बेस्ट फ़ोन है, वो उसको भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर कैमरा वगैरह बहुत अच्छे लगे हुए हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर A14 बायोनिक चिप को इसके साथ कंपेयर किया जाए तो स्कोर के मामले में तो है ही है, मैनेजमेंट के मामले में कहें या थोड़ी बहुत और चीज़ें कहें, GPU के कहें, स्कोर्स कहें, आप गेमिंग के हिसाब से कहें, या फिर आप अपने डिवाइस की कमांड के हिसाब से कहें कि कमांड कितनी जल्दी दे पाते हैं, हर एक काम में आपको ये प्रोसेसर सबसे ज़्यादा अच्छा देगा। इंटीग्रेटेड चिप है दोस्तों, मतलब इसके अंदर आपको हर चीज़ अलग अलग मिल जाएगी। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है दोस्तों अलग अलग करके देना, जैसे इसके कोर्स हैं वो अलग अलग किए हुए हैं। जो A14 बायोनिक चिप है वो मैंने आपको बताया नहीं, उसके अंदर 6 कोर्स हैं, लेकिन उसके जो कोर्स बांटे हुए हैं वो बांटे हुए हैं, पहले वाला 2 हैं, उसके बाद 4 हैं, यानी कि 2 पहले जो काम करते हैं और 4 जो अलग काम करते हैं। अब दोस्तों बेसिक चीज़ जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि हम प्रोसेसर को कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कैसे फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि जो एंड्रॉयड के हमारे प्रोसेसर होते हैं, ये जो मैंने अभी नाम लिया, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो जो मीडियाटेक के हैं और जो सैमसंग के एक्जिनोस सीरीज़ बची हुई है उनके बारे में किसी और दिन बताऊँगा आपको। तो आज का ये 2 कंपनी में बताते बताते मैं तो खुद थक गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनके बारे में नॉलेज हमें बतानी देनी पड़ती है आपको, तभी आप लोग समझ पाते हो कि कौन सा प्रोसेसर अच्छे हैं और कौन से प्रोसेसर नहीं अच्छे हैं। वैसे दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोसेसर के नाम लिए हैं ये सारे 5G हैं। आपको कोई भी फ़ोन इन प्रोसेसर के ऊपर मिलता है तो आप आराम से ले सकते हो, वो 5G आपको मिलेंगे और अच्छे उसके अंदर आपको रिज़ल्ट देखने मिलेंगे, आपकी आउटपुट देखने मिलेगी, बहुत ही एक्यूरेसी होती है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इस प्रोसेसर के अंदर। मैं कह रहा था कि ट्रिपल ए प्रोसेसर के अंदर या एंड्रॉयड प्रोसेसर के अंदर आपको थोड़े पीछे क्यों रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बेसिक चीज़ ये होती है कि यहाँ पर ये जो प्रोसेसर बनाए जाते हैं, अब एंड्रॉयड वाली तो बहुत सारी कंपनी है, सैमसंग है, शाओमी है, वीवो है, ओप्पो है, रियलमी है, आईकू है, एलजी है। एलजी चलिए पिछले कुछ महीने में छोड़ दिया उन्होंने अब काम। पैनासोनिक है, सोनी है, नोकिया है, एसूस है और बहुत सारी कंपनी है दोस्तों, नाम लेते लेते मैं भी थक जाऊँगा। तो दोस्तों सारी की सारी कंपनीज़ का अपना अपना यूआई होता है। मैंने आपको यूआई के ऊपर भी बताया था, स्टॉक एंड्रॉयड क्या होता है, यूआई होता है। आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख पाएंगे, पर पहले इस वीडियो को आप पूरा देख ही लीजिए, अब इतना तक पहुँच गए हैं। तो दोस्तों बेसिक चीज़ होती है हमारी यहाँ पर कि इतना बड़ा प्रोसेसर होता है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी वो कंपनी उसके पास जाता है। अब वो हर एक कंपनी का अपना यूआई होता है, तो अलग अलग स्ट्रेस होता है, डिपेंड करता है दोस्तों ओएस के ऊपर भी। अब यही प्रोसेसर एंड्रॉयड 10 के ऊपर भी काम करता है, यही प्रोसेसर एंड्रॉयड 11 के ऊपर भी काम करता है, और यही प्रोसेसर आने वाले एंड्रॉयड 12 के ऊपर भी काम करने पड़ेगा। तो सबका जो साइज़ है वो अलग है, सबका आर्किटेक्चर वो अलग है, सबका जो आप कह सकते हो काम करने का तरीका है, जो वे ऑफ वर्किंग है वो अलग है। तो एक प्रोसेसर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है कि वो कैसे काम करे, कैसे काम ना करे। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कुल मिला के बना के कि कैसे हम लोग इस चीज़ को आप कह सकते हो कि वो कैसे करे, कैसे कोर्स का यूज़ करे बेसिकली। तो जितने हाथ दोस्तों वो काम करने के लिए यूज़ करता है, उतने हाथ उसके आप कह सकते हो यूज़ में आ जाते हैं और बचते कम है। मतलब आप कहने का सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, आप मेरा बात मुझे पता है समझे नहीं हो। दोस्तों बेसिक चीज़ ये होती है कि हर एक कंपनी अपना अपना तरीके से बोझ डाल देती है एक प्रोसेसर के ऊपर। आपने देखा होगा थर्ड पार्टी ऐप्स मिल जाती हैं आपको, कई क्या बहुत सारे फ़ोन्स में मिल जाती हैं पहले से ही। तो ये प्रोसेसर के ऊपर एक बोझ पड़ गया। थर्ड पार्टी ऐप है वो आपको पता होगा ज़्यादा प्रोसेसर खाती हैं, ज़्यादा दिमाग खाती हैं उसका, क्योंकि उनको ज़्यादा आप कह सकते हो परमिशंस चाहिए होती हैं, कैमरा की भी चाहिए, माइक की भी चाहिए, आपकी लोकेशन की भी चाहिए, तो हज़ार तरह की चीज़ें मांगती हैं। जबकि जो सही ऐप्स होती हैं, अच्छी ऐप्स होती हैं, वो वाली जो ऐप्स होती हैं वो कम चीज़ें लेती हैं। उनमें क्या होता है कि वो प्रोसेसर के ऊपर बोझ भी कम डालती हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी होती हैं वो ज़्यादा डालती हैं। तो प्रोसेसर यहीं पे दिक्कत खाता है कि यहाँ पे हज़ार तरह की ऐप्स पड़ी हैं और काम कर रहा है सिर्फ एक ही प्रोसेसर। यहाँ पे अलग अलग तरह के यूआई पड़े हैं 15 तरह के, और एक ही प्रोसेसर काम कर रहे हैं उनके ऊपर। यहाँ पे अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर पड़े हुए हैं फ़ोन के, लेकिन काम कर रहा है सिर्फ एक ही प्रोसेसर। दोस्तों ये प्रोसेसर के ऊपर हर तरह का बोझ पड़ गया, इसीलिए आपको हर एक फ़ोन में सेम प्रोसेसर भी डाल दें तो आपको सेम तरह की आउटपुट नहीं मिल पाती है। यहाँ पर आपको स्कोर अलग मिलेंगे। हो सकता है सैमसंग के फ़ोन के अंदर आपको अच्छे स्कोर मिले, रियलमी, वीवो, ओप्पो, शाओमी, मतलब चाइनीज़ कंपनीज़ के फ़ोन के अंदर आपको थोड़ा सा कम मिले स्कोर। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि अगर हम लोग सभी में बराबर स्कोर हो जाएं तो सबका यूआई बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि सभी के सभी स्टॉक एंड्रॉयड पे काम कर रहे होंगे। इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज़ नहीं कर रहे होंगे, और इसका मतलब ये भी होगा कि हम लोग सारी की सारी चीज़ें एकदम प्योर, असली, जेन्युइन चीज़ों का यूज़ कर रहे होंगे, फेक चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे होंगे। पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। बेसिकली हम लोग अलग तरह की चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट वाइज तो सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड में ही होते हैं। आपने देखा होगा एप्पल में आपको नहीं मिलता है, लेकिन एंड्रॉयड के अंदर आपको हर रोज़ आप चेक कीजिएगा अपने प्ले स्टोर को, वहाँ पे अर्ली एक्सेस की आपको ऐप्स मिल जाएंगी। एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर बहुत सारी अर्ली एक्सेस में ऐप्स मिल जाती हैं, बीटा वर्जन्स मिल जाते हैं जो कि एंड्रॉयड में मिलते हैं, एप्पल में नहीं मिलते हैं। दोस्तों यही बेसिक रीज़न होता है एक प्रोसेसर के ऊपर बोझ पड़ने का। अगर एक आपने देखा होगा यूआई के ऊपर भी बीटा वर्जन्स आते हैं। शाओमी की बात करूँ तो MIUI के आप बीटा टेस्टर बन सकते हो। आने वाले जो बीटा वर्जन्स होंगे उनके वो पहले आपके पास आ जाएंगे। अब वो भी दिक्कत खाते हैं दोस्तों प्रोसेसर के ऊपर, क्योंकि अगर कोई गलत चीज़ होती है, मान लो उसके अंदर कोई कमी रह गई, तो वो सारा का सारा बोझ तो प्रोसेसर पे डाल के पूरा करेगा। और वहाँ पे प्रोसेसर बेचारा क्या करे, वो तो अकेला बैठा है, वहाँ पे कौन सा 2 प्रोसेसर या 4 प्रोसेसर हैं। तो दोस्तों बेसिकली यही चीज़ होती है कि एंड्रॉयड के जो प्रोसेसर होते हैं वो थोड़े आप कह सकते हो उनका जब डलते हैं फ़ोन के अंदर तो स्कोर्स नीचे आ जाते हैं, जबकि पेपर के ऊपर ऑन पेपर देखें तो बहुत ही अच्छा हाई एंड परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम लोग स्टॉक एंड्रॉयड वगैरह का यूज़ करें, थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज़ ना करें, और मैं कहूँगा कि अगर हम लोग थोड़ा बोझ कम डालें, वैसे बोझ कम डालना नहीं चाहिए, प्रोसेसर बनाया क्यों है, लेकिन कहने का मतलब है कि आप फेक चीज़ों का यूज़ ना करें।
जैसे आपने देखा होगा एंड्रॉयड के अंदर, आपने सुना होगा कि हैंग कर जाता है ये फ़ोन, आपका फ़ोन जो है जी वो लैग बहुत करता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम उसके अंदर चीज़ें भर रहे होते हैं, भरे जा रहे हैं, लेकिन उसका जो काम है वो हम कम नहीं कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं हर टाइम। उसके अंदर वायरसेस भी आते हैं, मालवेयर्स भी आते हैं, हम क्लीन नहीं करते फ़ोन को, तो ये सारा का सारा चीज़ जो है वो बढ़ती जाती है। और जो प्रोसेसर होता है वो बोझ खा खा के थक जाता है, इसलिए वो लैग करना शुरू कर देता है, या फिर आप कह सकते हो हैंग करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आप अपने फ़ोन को क्लीन रखा करिए। प्रोसेसर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को दोस्तों अब हम करते हैं यहीं पे एंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।